नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बारे में हम देखेंगे कि कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं। पहले भी यूपीएससी ने यहां से कई क्वेश्चंस पूछे हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। मानवाधिकार का क्या मतलब है? ये सिंपल सी चीज़ आप जानते हैं कि इंसान होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि हमें भोजन चाहिए, हमें खाना चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें। हमें अनावश्यक रूप से बंदी ना बनाया जाए, हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर अनावश्यक रूप से प्रतिबंध न लगाया जाए ताकि हम अपना विकास कर सकें मैक्सिमम। इस तरह के अधिकार मानवाधिकारों की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो उन अधिकारों का प्रहरी है, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल और भारत में अदालतों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार इसमें शामिल हैं। ठीक है, संविधान ने भी कुछ अधिकार दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में कुछ अधिकार शामिल हैं, अदालतों ने बार बार स्टेटमेंट भी दिए हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे निर्णय भी आए हैं। उसके तहत भी हमारे जीवन की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की महत्ता बनी रहती है। मानवाधिकार जो है सुरक्षित होता है और उसी का प्रहरी कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था 1993 में। ध्यान दीजिएगा, 1993 में बना और इनके प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। अब देखिए, इसे कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर स्थापित किया गया है। यह संविधान में नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब यह संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये विधिक या सांविधिक बॉडी है। कानून बना करके इसे स्थापित किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। आगे क्या हुआ कि 2006 में इसमें संशोधन किए गए, कुछ बातें इसमें बदली गई, कुछ नई बातें जोड़ी गई और 2019 में लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है इसमें संशोधन किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस अधिनियम में अब तक एक बार भी संशोधन नहीं हुए हैं। इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी पूछती रहती है। अभी देखिए, यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पेरिस सिद्धांत का संबंध किससे है? ये जो पेरिस सिद्धांत हैं, इन्हें अक्टूबर 1991 में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था तथा दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब कुछ कनेक्शन देख रहे हैं। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को एक तरह से पूरी दुनिया में लागू करने के लिए इसे अपनाया था, इसका अनुमोदन किया था पेरिस सिद्धांतों को, और उसी साल भारत सरकार ने भी उसे लागू करने के लिए एक आयोग बनाया और उसे बनाने के लिए पहले अधिनियम बनाया, कानून बनाया। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, संरचना की बात करते हैं। जो भी प्रश्न बनते हैं, जो संवैधानिक, गैर संवैधानिक बॉडीज़ हैं, उनकी संरचना और कार्य को आप बहुत सटीकता से समझें, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी बात करें प्रमुख सदस्यों की, तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब कई सदस्य हैं इसमें। इनमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह अध्यक्ष होता है। यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया। पहले ये होता था कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वहीं इस पे मतलब इसके अध्यक्ष हो सकते थे। अब इसको हटा दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश रहे हों या फिर सर्वोच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश रहे हों, वो अध्यक्ष हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। एक एक चीज़ मैं याद दिला दूं, एक होता है राज्य मानवाधिकार आयोग, वहाँ पे नियुक्ति राज्यपाल करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की, लेकिन जब हटाने की बारी आती है तो राष्ट्रपति हटाते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। ओके, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कैसे? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति, ये सबसे बड़ी समिति है किसी भी बॉडी की नियुक्ति के लिए, सिफारिश करने के लिए, ठीक है, जिसमें 6 सदस्य हैं। अब ये 6 सदस्य वाली समिति है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और समिति में कौन कौन शामिल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और पहले भी यूपीएससी ने पूछा है प्रधानमंत्री को लेकर के कि निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है या नहीं होता, इस तरह का क्वेश्चन था।
ध्यान देंगे कि इन 6 सदस्यों में कौन कौन शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री तो होंगे ही, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं और संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता होते हैं। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं इसमें। इन मेंबर्स को याद रखिएगा समिति की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कार्यकाल की बात करें, जिन्होंने पुरानी किताबें रखी हुई हैं वो संशोधित कर लें, इनको कार्यकाल में भी चेंज किया गया है 2019 में। क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए तब तक का होता है। पहले ये 5 वर्ष था, अभी इसको 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आज नियुक्ति हुई है तो आज से लेकर अगर आपकी उम्र 3 साल में 70 साल नहीं होती तो आराम से 3 साल पूरा करिए, या फिर अभी 2 ही साल हुए लेकिन उम्र 70 साल हो गई तो फिर पद छोड़ देना होगा, ये तय किया गया है इसमें। ओके, राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है, इसके लिए जो है एक प्रक्रिया दी गई है। अब देखिए असली क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है और इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हैं। आयोग के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ होती हैं, सिविल कोर्ट की, ठीक है, और इसकी कार्रवाई एक न्यायिक विशेषता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कार्रवाई भी होती है मानवाधिकार आयोग में। अब यहाँ देखिएगा, यह मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के उद्देश्य से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो मानवाधिकार आयोग के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है, अपने ज़्यादा स्टाफ नहीं है इनके, तो जांच कराना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पुलिस का, सीबीआई का, जो भी जांच एजेंसीज़ हैं उनसे, जो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उनकी सहायता से ये जांच करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? या किसी मामले को उसके घटित होने के 1 वर्ष के भीतर देख सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी कि कोई बात हुई, कोई घटना घटी जिससे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो 1 साल के अंदर उस मामले को अपने हाथ में लेकर उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ लिखा है आयोग को मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने की तारीख से, उल्लंघन किया है उसकी तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ भी है, वो खैर वो अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सिर्फ 1 साल का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है? थोड़ा और बढ़ा दिया जाना चाहिए कि हाँ भाई किसी वजह से मामला फाइल नहीं किया जा सका तो थोड़ा और लंबा समय मिलना चाहिए कि उस पर जांच हो सके। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 साल से ज़्यादा का मामला है तो मानवाधिकार आयोग उस पर सुनवाई नहीं कर सकता, उसकी जांच नहीं कर सकता। ओके, अभी देखिए आयोग के कार्य मुख्यतः सिफारिश प्रकृति के हैं, यानी कि आयोग खास तौर से सिफारिशें कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आयोग ने कोई रिपोर्ट दी, कोई बात कही, कोई फैसला सुनाया तो सरकारों को वह बात माननी ही पड़ेगी, उसके लिए बाध्यता है। ये सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि जब मानवाधिकार आयोग अपनी बात कहता है तो उसको बड़ी तवज्जो मिलती है और सरकारें उसको लागू भी करती हैं, लेकिन इसका जो नेचर है वो सिफारिश करने जैसा है। आगे देखिए, इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जिन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है उनको दंडित करने की शक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता पहुंचाने की शक्ति है। समझ में आ रही है बात? कि ना तो दंडित कर सकते हैं किसी को जिसने गलती की है, और ना ही उस व्यक्ति को आर्थिक सहायता दे सकते हैं, कोई राहत दे सकते हैं जिसको नुकसान हुआ है, जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2 बातें और इम्पॉर्टेंट हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसकी भूमिका, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार सीमित हैं। ठीक है, उसके कई कारण हैं, कई ऐसे कानून बनाए गए हैं, उसमें भी सीमा दी गई है कि इस मामले में अगर सशस्त्र बलों द्वारा ऐसा कोई मामला आता है तो मानवाधिकार आयोग के पास आप नहीं जा सकते। और जब निजी पार्टियों के माध्यम से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उससे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मानवाधिकारों का उल्लंघन करे सामान्य तौर पर, तो आप ऐसे समझिए कि उसमें मानवाधिकार आयोग काम नहीं करेगा। किसी संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा या सरकार के किसी बॉडी के द्वारा ऐसा होता है तो उसकी जांच ये कर सकता है। ठीक, ये रही वो सारी बातें जहां से प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया है। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही था।
अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।